दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं और जितने भी भूले भटके लोग थे, आगड़े पिछाड़े लोग थे, सारे अपने घर को लौट भी चुके हैं। लेकिन एक महिला है जो कि पूरे 40 दिनों तक गायब थी। उसकी मिलने की तस्वीरें ख़त्म हो चुकी थी, तभी वो 12 मार्च को अपने घर आ जाती है और जब वो आती है, तो लोगों की भीड़ लग जाती है। उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी? तो वो कहती है कि मैं सन्यासी हो चुकी थी। भोग विलास वाला जीवन छोड़ के मैं एक नया जीवन अपना चुकी थी, लेकिन अब उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक संतों वाला जीवन अपना चुकी थी या कोई सन्यासी हो चुकी थी। बल्कि ऐसा लग रहा था कि कहीं से मौज करके आ रही हो, कहीं से ऐश करके आ रही हो और ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। लेकिन दोस्तों, कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। एक महिला जिसका नाम छाया होता है, उम्र करीब 28-29 साल की होती है। वो अपने पति जिसका नाम सुरेंद्र होता है, एक बेटी 9 साल की थी जिसका नाम अंशिका होता है, उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति के 3-4 भाई थे, 2 ननद थी, सास-ससुर सब कुछ थे। वो 2 फरवरी के दिन अपने गांव के 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचती है और वहां पर जाकर वो स्नान करती है। लेकिन स्नान करने के बाद ये लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वो अपने से बिछड़ जाती है और उसके बाद इनके गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो खोया पाया केंद्र में नाम लिखवाकर करार, फिर उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करके वो लोग वापस आगरा चले आते हैं। इसी बीच जो है वो घर आते हैं तो उसका जो पति पूछता है कि छाया कहाँ गई हो? तो वो लोग कहते हैं कि वो कुंभ की मेला में गुम हो गई है। वो गुस्सा हो जाता है और इन लोगों के खिलाफ जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कर देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को लेकर गए और पता नहीं कहाँ पर गायब करके चले आए। अब पुलिस वाले इससे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो मेले में तो गुम ही हो जाते हैं, लोग समझदार है, चले आएगी। 28-29 साल की महिला कहाँ चली गई? लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी समय बीत गया है, छाया का कहीं अता पता नहीं चला और वो वापस भी नहीं आई। इधर उसकी बेटी थी 9 साल की, वो रो रो के परेशान हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। अब मामला जो है बेइज़्ज़ती हो जाता है, क्योंकि जो सुरेंद्र था, छाया का पति, वो अपने पड़ोसियों से या जिनके साथ गई थी उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ससुराल वाले से भी लड़ाई झगड़ा करता है कि तुम ही लोगों ने उसको गायब करवा दिया। लेकिन दोस्तों, अब वो कहाँ पर थी किसी को पता नहीं था। अचानक से 12 मार्च के दिन, यानी कि 2 फरवरी को वो गायब हुई थी और 12 मार्च के दिन करीब 40 दिन के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। और जैसे ही वो आती है, शोर मच जाता है। जिसके साथ वो गई थी वो भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो ये थी कि कहाँ था, कहाँ थी उसका पति जो सुरेंद्र था। उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी? तो वो वही कहानी बताती है कि मैं सन्यासी हो चुकी थी, संत वाला जीवन बन चुकी हूँ और मैं जो हूँ भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूँ। अब जो महिलाएं थी जो सुनती है वो सन्यासी हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती है, जय जयकार करने लगती है। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फटे हाल में गई थी और उसके बाद शुद्ध कपड़े नहीं नहीं थे। लेकिन जब आई तो पाँव में पायल था, हाथ में अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन भी हाथ में था, एक अच्छा-सा पर्स भी उसके हाथ में था।
अब जैसे ही उसको देखती है तो उसकी बेटी जो थी 9 साल की, वो जो गले लग जाती है और माँ को अपने गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि वो पिछले 40 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सबसे ज़्यादा वही परेशान थी। पति को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक नंबर का पियक्कड़ था और पी के अपना पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा करता रहता था जिसके साथ वो गई थी। लेकिन अब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? तो वो कहती है कि मैं अपने बेटी को अपने साथ लेने आई हूँ। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी का क्या काम, तुम्हें पता नहीं है क्या कर रही थी? तुम्हें देखने से नहीं लग रहा है कि तुम कोई पुजारिन हो, सन्यासी हो। ऐसा लग रहा है कि तुम पता नहीं कौन-सा धंधा कहीं पर कर रही थी। तमाम तरह की उल्टी-सीधी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा है? वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटी को साथ लेकर जाऊँगी, ये मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, अब मामला हो जाता है पेचीदा। तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और जो कि पति सुरेंद्र था, पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है, तो वो कहती है, बताती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और ये मेरी दुनिया में ये भी रम जाएगी। अब पुलिस वाले देखते हैं, पहचान लेते हैं कि छाया जो है वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो, तुम सन्यासी नहीं हो, तो हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो, तो मोह माया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम जो हो बेटी को ले जाकर क्या करोगी? बेटी से तुम्हारा क्या काम है? मतलब, और बेटी को ले जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे पास घर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो, बेटी के ऊपर उसका भी हक है। तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो? लेकिन जब बेटी से पूछते हैं कि किसके साथ रहोगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ़ 9 साल की बच्ची को अपना फ़ैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये अपने परिवार में रहेगी और जो लोग समाज में रह रहे हैं, तो ये समाज के साथ रहेगी, और तुम जो हो सन्यासी बन चुकी हो, तो तुम्हें मुबारक हो। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच-सच बताओ, मामला क्या है? उनके साथ जो है महिला पुलिस भी आई थी। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सारी कहानी बयाँ कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब ये इन लोगों को साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद ये लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे, घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे। तो इसी सिलसिले में जो 6-4 महिलाएं थी वो कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है, सौंदर्य प्रधान सामान खरीदने लगते हैं, और एक दुकान पर ये लोग जाती है जहाँ पर एक युवक जो था वो अपनी दुकान लगा रहा था, उसका नाम दिनेश होता है। कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था और सारे लोग करने लगते हैं, अपने-अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। तो दिनेश कहता है कि मैडम आगे बढ़ो, क्यों इतनी भीड़ लगा रखे हो? आप कौन हो? जो छाया थी उसके पास पैसे नहीं थे, वो भी बेटी के लिए सोची कुछ ले लूँगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे? कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए ले लो और आगे बढ़ो। वो कहती है कि किसी और को काम पर रख लो और अकेले तुम नहीं कर पाओगे। जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो लोग उसे, दिनेश जो था वो जाता है और छाया के पीछे-पीछे चल रही थी, उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रहे हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? 5-6 हज़ार रुपये मैं तुम्हें रोज़ दूँगी और उसके बाद खाना-पीना सारा कुछ दूँगी, तो वो सारी चीज़ें दूँगी। छाया के मन में ये बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था, एक नंबर का पियक्कड़ था, जो सुरेंद्र था, एक नंबर का सिर्फ़
दारू पी के पड़ा रहता था, वो किसी काम का नहीं था। जो भी वो गाँव में मज़दूरी करके लाता, उसको भी वो पी खा के उड़ा देता था और खुद 1 दिन कमाने जाता तो 2 दिन का इसका इंतज़ाम हो जाता था। इसीलिए वो 2 दिन काम पर ही नहीं जाता था, इसीलिए बहुत परेशान थी। पैसों की बड़ी किल्लत थी। उसने देखी कि पिछले 10 सालों से जब वो उसकी शादी हुई थी, उससे परेशान थी। इसीलिए वो सोचती है कि चलो ठीक है, अभी महाकुंभ का जो मेला है वो 20-25 दिन रहेगा तो 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार मैं कमा लूँगी। और वो कहती है कि ठीक है, पीछे से वो खिसक लेती है और अपने लोगों को ये भी नहीं बताती है कि मैं भाई अब यहीं पर रहूँगी, काम करने जा रही हूँ, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं पीछे कि छाया नहीं है, छाया कहाँ गई है, अब ढूँढने लगते हैं तो उसको ढूँढते-ढूँढते एक आध बार दुकान पर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है और उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर काम करूँगी। हालाँकि जो दिनेश था उसने बोला अपने घर पर फ़ोन कर दो, वो कहती है कि हाँ, मैं फ़ोन कर दूँगी। अब दोस्तों जो छाया है वो यहाँ पर काम करने लगती है दिनेश की दुकान पर, और जो उसके पड़ोसी थे वो गांव वाले थे जिनके साथ वो आई थी, सब लोग उसे गांव चले जाते हैं। और उसका पति पूछता है, सुरेंद्र पूछता है कहाँ पर है ये लोग, बोलते हैं कि वो गुम हो गई है, तो उनके लपेटे में ले लेता है। लेकिन इधर से अच्छे से काम करने लगती है और दिन भर वहीं पर काम करती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहती थी, और उसके बाद एक कमरा ले रखा था दिनेश किराए पर, और वो वहाँ पर जाकर सो जाती थी। और जो छाया थी वो महिलाओं के कैंप में चली जाती थी, तम्बू में चली जाती थी। लेकिन जब 2-4 दिन बीतता है तो वो तम्बू में रहती, एक कमरे में रहता है। फिर खाने बनाने में दिक्कतें होने लगती है, तो एक दिन दिनेश बोला, तुम भी मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है। वो बोली कि तुम मुझे नहीं जाते हो, मुझे वहाँ भेज देते हो, मैं क्या करूं। तो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे ही साथ रहना। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं, अच्छे से दिन भर काम करते हैं, खूब बिक्री होती है, और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते हैं। इसी बीच में जब सामान कम पड़ता है, ख़त्म हो जाता है, तो दोनों मथुरा भी चले जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर चले आते हैं। एक दिन दुकान बंद रहती है, 2 लाख 2.5 लाख का सामान लाते हैं और एक ही हफ्ते में बेच डालते हैं। इस तरीके से दोनों मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छे से दुकान चलाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जो अंशिका थी, इधर परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अपने मायके में उसने फ़ोन कर दिया था अपनी माँ के पास कि मैं जो हूँ यहाँ पर ऐसे काम कर रही हूँ, और हो सके तो चली जाना, अंशिका को देख लेना, उसको लिवा आना, वो परेशान होगी। उसकी माँ जाती है अंशिका को लिवाने के लिए, लेकिन उसका जो भेजता नहीं है वो बोलता है पता नहीं तुम लोगों ने अपनी बेटी को बरगला दिया है, क्योंकि उन लोगों का झगड़ा चलता रहता था। और वो कहता है कि कहीं तुम लोगों ने ही बरगला दिया है, उसको कहीं पे भगा दिया है और इसको भी लेने आए हो, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसीलिए उसको नहीं भेजता है और वो लोग अंशिका के बगैर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब महाकुंभ समाप्त हो गया 25-26 फरवरी को, उसके बाद भी 3-4 दिन 5 दिन दुकान चली थी। जब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च लगा, तो जब दुकान समेटने का वक्त आया तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता सा बन जाता है, बहुत ही गहरा नाता बन जाता है। दिनेश कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ ही रहती। तो छाया कहती है कि अब मैं तुम्हें मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद चूँकि उसने हिसाब करके उसको 10-15 हज़ार जो भी थे पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए, और एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी दे दिए। और ये हुआ कि अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन जो दिनेश था वो चाहता था कि छाया मेरे साथ चले, छाया भी यही चाहती थी कि मैं इनके साथ चलूं। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो दिनेश के साथ मथुरा चली जाती है और उसके घर पे चली जाती है, और उसके घर पर देखते हैं कि ये कौन है, कैसे आ गई। तो वो कहता है कि मैंने शादी कर ली। हालांकि जो दिनेश था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो समझो अकेला ही था। और पत्नी उसका एक हिसाब से तलाक हो चुका था।
तो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूँ और घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा, वो जो है बहू का स्वागत करते हैं। हालाँकि जो दिनेश था वो अकेले ही रहता था, वो उसके सारे भाई थे, सबका अपना-अपना बिज़नेस था, लेकिन अब उसका जो है ये स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया, अच्छी बात है। अब क्योंकि दिनेश के परिवार वालों ने छाया को पहली बार देखा था, इससे पहले जब वो सामान 1-2 बार लेने आया था, तो मार्केट में भी आता था और मार्केट से चला जाता था। इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। छाया की माँ ने बता ही दिया था, उसने जो है बेटी को नहीं भेजा, नहीं दिया हम लोगों को। वो कहती है कि ऐसा है, मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगी और तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी पत्नी हो, तो बेटी को भी मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगा, चलो उसको लेके आते हैं। तो ये दोनों मथुरा से आते हैं आगरा, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर छाया के मायके में जाते हैं और इसके साथ दिनेश भी जाता है। छाया के साथ जो मायके वाले होते हैं वो जो है उनको सही लगा रहा था, जो भी था उसने बता दिया था कि मैं इसी के साथ रहूँगी और इसी से मैं शादी करूँगी। ससुराल वाले ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो जो था उस बहुत दुखी था और उसका जो दामाद था, जब उसने शादी किया तो बस बेटी को ठोकरें ही मिली थी, इसीलिए वो लोग उसको परेशान थे। वो लोग चाह रहे थे कि बेटी कहीं और बसा ले, लेकिन जो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर रहो और छाया जाए अपनी बेटी को लेकर चली आए। छाया जाती है, लेकिन सोचती है कि लाएगी कैसे, वो देगा कैसे। कहती है ठीक है, यही बताते हुए तुम बोल देना कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, मैं आसानी से लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और ये लोग बेटी को देते नहीं हैं। अब पुलिस जो है उनके बाद इनके मायके वालों को बुलवा लेते हैं और दिनेश को बुला लेते हैं, उनसे पूछताछ करती है, ज़रा देखूँ कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की माँ को इस तरीके से रखेगा। उसके बाद फिर दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश भला आदमी लगता था, सबसे पूछती है। पुलिस तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत पीता है, मारपीट करता है, ज़रा भी कद्र नहीं करता है, यही कमा के इसको खिलाता है। शादी धोखे से हो गई थी, गलत जगह इसकी हो गई थी, 10 साल इसने गुजार दिए हैं, अच्छा यही होगा कि ये जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है सुरेंद्र से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही है, अब तुम क्या करोगे? वो बोलता है कि हाँ, ये ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रह के आई है, तो मैं वैसे भी नहीं रखने वाला हूँ। मैं जो हूँ इसको रखूँगा नहीं। अब इसी बार सारी बात ख़त्म हो जाती है। बेटी कहती है माँ, मैं तो मम्मी के साथ ही रहूँगी। सुरेंद्र कहता है ठीक है, जहाँ तेरी माँ जाएगी वहीं तू जाएगी, मेरे पास क्या रहोगी। तो इसीलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है और फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और छाया के मायके में वहाँ रहते हैं और वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या कहें पाप, आप ही कमेंट करके बताइए कि जो दिनेश और छाया ने किया क्या वो सही था या गलत था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।